हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न रहेंगे ये सभी आपके उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, वाक्य, विलोम शब्द इत्यादि से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग है? अनेक, अमर, अतिशय या फिर अधिभार। तो इसमें से किस शब्द में अ उपसर्ग आ जाएगा? अमर। अमर शब्द में अ उपसर्ग है। जबकि अनेक शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा अन, न में हलंत, अन धन एक। ठीक है, ये अनेक शब्द में अन उपसर्ग आ जाएगा। अतिशय में अति उपसर्ग है। अतिशय शब्द में अति उपसर्ग है। अधिभार शब्द में आपका अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधिभार शब्द में अधि उपसर्ग है। आगे देखेंगे। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? अधि उपसर्ग निम्न में से किस शब्द में लगा हुआ है? आधार, अधूरा, अधर या फिर अध्याय। तो अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे अधि धन आय। आय इसका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में आपका आप प्रत्यय है। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय हो जाएगा। आप प्रत्यय से बने कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे विलाप। आप प्रत्यय से बने कुछ अन्य शब्द हो जाएंगे विलाप, जलाप, संताप इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? निम्न में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो गोविंदा। गोविंदा शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है, जबकि परिंदा, शर्मिंदा और बाशिंदा शब्द में आपका इंदा प्रत्यय आ जाएगा। परिंदा का कुछ विच्छेद इस प्रकार हो जाएगा, पर धन इंदा। शर्मिंदा का शर्म धन इंदा, इस प्रकार। ठीक है, परंतु गोविंदा शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं आएगा। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विकट, विदग्ध, विषम, विद्या। तो विद्या जो शब्द है, यहाँ पे विद्या शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। बाकी सभी शब्दों में यहाँ पे वी उपसर्ग लगे हुए हैं। आगे देखेंगे। अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनुचित शब्द में अन, अन धन उचित। ठीक है, अन धन उचित। इसका संधि नहीं, इसका विच्छेद इस प्रकार हो जाएगा, अन, न में हलंत है, धन उचित। उचित इसका मूल शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है? निबंध। निबंध शब्द में आपका नी उपसर्ग लगा है। निबंध शब्द में नी उपसर्ग लगा है। जबकि निशंक, निशंक में निशंक, निशंक शब्द में निस उपसर्ग लगा है, स में हलंत। तथा निरपराध और निर्मम शब्द में निर उपसर्ग लगा है। ठीक है, निरपराध और निर्मम शब्द में आपका निर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे। लालटेन कैसा शब्द है? लालटेन कैसा शब्द है? तो लालटेन आपका विदेशी भाषा का शब्द है, और विदेशी भाषा में भी यह अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। लालटेन विदेशी भाषा का शब्द है, और विदेशी भाषा में भी यह अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। विदेशी भाषाओं में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी मुख्य तौर पर आते हैं। जैसे शब्दों में हम देखें तो अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल, ये जो सारे शब्द ये आपके विदेशी भाषाओं में आ जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए हैं, वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, पौधा, मोर इत्यादि। तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत से आए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ज्यों के त्यों, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत या प्राकृत से ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं।
इसके अलावा जो देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द कैसे होते हैं, इनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, अर्थात इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ये ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे शब्द देखे जाते हैं। देशज शब्द ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं में देखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम तेंदुआ, चिड़िया, जूता, डाब, लोटा, कटोरा इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कान्हा कैसा शब्द है? कान्हा कैसा शब्द है? तो कान्हा एक तद्भव शब्द है। कान्हा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कृष्ण। कान्हा का तत्सम रूप हो जाएगा कृष्ण। तद्भव शब्द अभी आपको बताया जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, अर्थात परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे। उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है? उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के कुछ अन्य शब्दों की बात करें तो गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश, ऐसे जो शब्द ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश तुर्की भाषा के शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो डाकिनी तत्सम शब्द है। डाकिनी तत्सम शब्द है, जबकि ये जो दोनों है तेल, न्योछावर, ये आपके तद्भव हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है? इनमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है? तो कतार विदेशी भाषा का शब्द है। कतार विदेशी भाषा का शब्द है, जबकि पंक्ति, श्रेणी और श्रृंखला ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अचार शब्द निम्न में से किस भाषा से आया है? तो यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है अचार। अन्य पुर्तगाली शब्दों की हम अगर बात करें तो तंबाकू, आलपिन, अलमारी, काजू, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, गोभी, इस्पात इत्यादि जो शब्द होते हैं ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंख। पंख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा पक्ष। रात्रि आपके तत्सम शब्द है, कार्य भी तत्सम है, देव भी तत्सम है। रात्रि का तद्भव रूप हो जाएगा रात। रात्रि का रात्रि का तद्भव रूप क्या हो गया आपका? रात। कार्य का तद्भव रूप हो जाएगा काज। जबकि देव यानी यहाँ पे देव का अर्थ भाग्य से लिया गया है, इसका आपका तद्भव रूप हो जाएगा दई, दैया। ठीक है, इस प्रकार। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। इसके अलावा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। तो राजा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा राय। खेत एक तद्भव शब्द है, इसका अगर हम बात करें, यहाँ पर राजा सिर्फ तत्सम शब्द था जिसका तद्भव रूप मैंने बताया राय। इसके अलावा खेत, किसान और दाहिना ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा, जैसे खेत का तत्सम रूप हो जाएगा क्षेत्र, किसान का तत्सम रूप हो जाएगा कृषक, दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, आगे देखेंगे। अंग्रेज़ किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज़ फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज़ फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? अभी बताया आपको, जैसे राय, खेत और दाहिना ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, राय, खेत और दाहिना ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं, जबकि कवि यहाँ पर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो मैं जो शब्द है ये आपके सोना का पर्यायवाची नहीं है। मैं मदिरा का पर्यायवाची है।
इसके अलावा हाटक, कुंदन, हेम ये सभी आपके सोना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कोड़ा, कोरा, ये जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? किनारा, गर्भ, कवच, कटीला, चाबुक, नया, खाना, उर्वरक। तो कोड़ा, कोरा, कोड़ा का अर्थ हो जाएगा चाबुक, जबकि कोरा का अर्थ नया। तो इस प्रकार सही विकल्प कौन सा हो गया? ग। आगे देखते हैं अजीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अजीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अजीर शब्द का अर्थ है आंगन। अजीर शब्द का अर्थ हो जाएगा आंगन या शरीर। वार्धक्य, वार्धक्य शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा। वार्धक्य शब्द का अर्थ बुढ़ापा। जरावस्था, वृद्ध को जीर्ण या जरावस्था कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध को, किसी वृद्ध इंसान को जरा या वृद्ध इंसान को जीर्ण या जरावस्था कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध इंसान को जीर्ण या जरावस्था कहा जाता है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द पतवार का पर्यायवाची है? कर्ण, पतवार का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्याय है, कर्ण के अन्य पर्याय है कनहर, कनहर और सुकान। ठीक है, पतवार के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? कर्ण, कनहर और सुकान। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष का अर्थ नहीं है निम्न में से कौन सा? असी, असी तलवार का पर्याय है। धनुष का पर्याय हो जाएगा शरासन, कुदंड, पिनाक। इसके अलावा सारंग, चाप, कमान ये सभी आपके धनुष के पर्यायवाची शब्द है। भाग्य का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, कौन सा? तो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा प्रारब्ध, भवितव्य, नियति ये सभी आपके भाग्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा पंडित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, दामिनी बिजली शब्द का पर्यायवाची है। बिजली शब्द का पर्यायवाची है दामिनी। बिजली शब्द के अन्य कुछ पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा इत्यादि। इसके अलावा कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ ये सभी आपके पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा? अर्पणा, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्पणा शब्द का अर्थ हो जाता है आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची है कुलंकषा। नदी के कुछ अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे निम्नगा, निम्नगा, ठीक है, निम्नगा। इसके अलावा तरंगिनी, निर्झरनी और आपगा ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची है। आगे देखेंगे पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है शकुंद, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ होता है मंद, सुस्त या आलसी, मंद, सुस्त या आलसी। ठीक है, इसके अलावा खग, शकुनी, शकुंत ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। पौत्र, पौत, पौत्र, पोत। ठीक है, पौत्र, पोत। तो पौत्र का अर्थ क्या हो जाता है? पोता, पोत का अर्थ जहाज। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प क्या हो गया? विकल्प क, पोता, जहाज। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र, हृदयतंत्र, यंत्रतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द हो गया आपका राजतंत्र। अगला है समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यष्टि, समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा साधारण। ठीक है, साधारण विशिष्ट का विलोम शब्द। अशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा केवल शिष्ट। अपुष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा पुष्टि। आगे देखेंगे सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुषुप्ति का विलोम शब्द हो जाएगा जागृत, जागृत।
अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। उल्लास का विलोम शब्द इनमें से क्या है? उल्लास का विलोम शब्द है विषाद। उल्लास का विलोम शब्द है विषाद। निम्न में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो शाश्वत शब्द का विलोम हो जाएगा क्षणिक। शाश्वत शब्द का विलोम हो जाएगा क्षणिक। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? अथ शब्द का विलोम है इति। अथ शब्द का विलोम हो जाएगा इति। आगे देखते हैं, नीचे दिया गया वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आएगा? वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। संयुक्त वाक्य में 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जैसे 2 प्रधान उपवाक्य हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? इसलिए शब्द से। इसलिए क्या है? एक अव्यय शब्द है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो यह आपका शुद्ध हो जाएगा। वह अनेकों बार बोला, इसका शुद्ध रूप होगा वह अनेक बार बोला। वह अनेक बार बोला। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने माँ को एक कार्ड भेजा। शरीर पर कई अंग होते हैं ना हो करके क्या होगा? शरीर में कई अंग होते हैं। शरीर में कई अंग होते हैं, पर के जगह पर में हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, ये तीनों ही शुद्ध है, परंतु परिशिष्ट ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा परिशिष्ट। परिशिष्ट, ठीक है, परिशिष्ट। आगे देखेंगे, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इनमें से सामुद्रिक, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। जबकि संन्यास की शुद्धि होगी संन्यास, इस प्रकार। पूजनीय हो जाएगा पूजनीय, इस प्रकार। अस्थायित्व हो जाएगा य में आपकी छोटी ई हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार य में केवल छोटी हो जाएगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? इनमें से देख लीजिए, इतने सारे संबंध इस प्रकार सभी प्रकार से लिखे जा सकते हैं, परंतु इनमें से मानक जो है वह है विकल्प ग वाला संबंध। कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से सौख्य, आशा, आकाश, निरपराध या फिर माधुर्यता। माधुर्यता शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा माधुर्य या फिर मधुरता। माधुर्य या मधुरता, ठीक है। हमने खाना नहीं खाया, कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। हमने खाना नहीं खाया। रचना की दृष्टि से अगर देखें तो यह एक सरल वाक्य है, और अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक निषेध का भाव प्रकट हो रहा है, अर्थात इस वाक्य में नहीं है, परंतु यहाँ पे हमें निषेधात्मक वाक्य नहीं दिया गया है, केवल रचना की दृष्टि से ही हमें देखना है। तो यह रचना की दृष्टि से सरल वाक्य हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, जबकि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और उसी 8 भेद में निषेधात्मक वाक्य आता है, परंतु निषेधात्मक वाक्य यहाँ पे नहीं दिया गया, इस वजह से हम इसका सही विकल्प मानेंगे, सही उत्तर मानेंगे सरल वाक्य। हमने खाना नहीं खाया, सरल वाक्य होगा। वाक्य रचना का सही क्रम क्या हो जाएगा? कर्ता, कर्म, क्रिया। किस प्रकार? जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम है आपका कर्ता, कर्म है पुस्तक, और पढ़ रहा है जो शब्द है पढ़ रहा है, ये आपका हो जाएगा क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, तो वाक्य रचना का यही सही क्रम है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। उसने खा लिया होगा, कैसा वाक्य है? उसने खा लिया होगा, यह एक संदेहवाचक वाक्य है, अर्थात हमें अनिश्चितता का भाव यहाँ पे पता चल रहा है, अर्थात
यहाँ पे संदेह है कि उसने खाना खा लिया होगा, आप कंफर्म नहीं है अर्थात निश्चित नहीं है कि उसने खाना खाया ही है या फिर नहीं, ठीक है, बस एक संदेह है कि शायद खा लिया होगा। इस प्रकार यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते हैं। वाक्य में धनी क्या है? धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी उद्देश्य है, अर्थात वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है वो विधेय हो जाता है। तो यहाँ पे धनी जो शब्द है, धनी के बारे में बात किया जा रहा है तो धनी हो जाएगा उद्देश्य। वाक्य के बाकी जो अंश है वो हो जाएंगे विधेय। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यह एक सरल वाक्य है, ठीक है, यह एक सरल वाक्य है। आगे देखेंगे, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है, यह एक संकेतवाचक वाक्य है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।